हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी प्री 2026 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज़। और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है यह है 10 नंबर की जो है टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले तक हम 9 टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं। आज जो है थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के इशू है और गला जो है बैठा हुआ है, ऐसा कुछ है। तो जो है फुल एनर्जी से हम क्लास नहीं करवा पाएंगे, इसलिए परंतु ये कंटिन्यू बना रहे सिस्टम, इसलिए जो क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्लास रिकॉर्डेड है और अगले दिन से यदि होता है तो ठीक है, अन्यथा जो है जो करंट अफेयर वाली क्लास है प्लस जो मेंस वाली क्लास है, इनको जो है कुछ समय पर ब्रेक देंगे। और प्रीलिम्स की अभी थोड़ा सा उतनी ज़्यादा नहीं, मतलब उतनी डिटेल से नहीं कराएंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर और थोड़ा थोड़ा जो है डिटेल करवाएंगे, क्योंकि अपनी जो है लिमिटेशन है। चलिए हम जो है क्लास की शुरुआत करते हैं। इसका टेस्ट जो है आपका 9-10 पर होगा और इसके लिए आप जो क्या कीजिएगा, टेलीग्राम का जो है लिंक है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मैराथन की दूरी जो होती है, ये आपकी, मुझे थोड़ा सा 10 सेकंड का समय चाहिए। चलिए, मैराथन रेस की जो दूरी होती है वो आपकी 42 किलोमीटर देखने को मिलती है, 42.19 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। और इसका भी जो है अपना इतिहास है। एक बार जो यूनान की बात है, यूनान देश की बात है। यूनान देश में एक बार एक राजा का जो दूत था, वह जो है एक संदेश लेने के लिए देने के लिए जाता है सैनिक के। जैसे यूँ मान लीजिएगा कि राजा यहाँ पर है और यहाँ पर कोई संकट आ जाता है, यानी कि आक्रमण ऐसा हो जाता है। और सेनापति जो था वो अखाड़ा में अपने जो है प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे। कौन, जो कमांडर था, यानी कि सैन्य कमांडर था। तो यहाँ से जो है दूत चल कर के वो जाता है और उस स्पीड में दौड़ता ही जाता है। तो बाद में पता चला कि वह दूरी कितनी थी, लगभग 42 किलोमीटर की दूरी थी। तो उसी को जो है मैराथन रेस कहा जाने लगा था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन से थे। तो देखिए, ओलंपिक खेलों को जो हमने क्लास की हुई थी उसमें देखेंगे तो गगन नारंग ने जो है कांस्य पदक जीता हुआ था। राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है, यह है, इन्होंने भी जो है पदक जीता हुआ था कुश्ती के अंतर्गत। अभिनव बिंद्रा लेकिन जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने क्या जीता था, गोल्ड मेडल जीता हुआ था। प्रश्न में जो है गोल्ड मेडल पूछा गया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अभिनव बिंद्रा जो है शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी हैं और इनकी नाम पर जो है एकेडमी की स्थापना जो है भोपाल में भी की गई है, ध्यान रखिएगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है गोल्ड मेडल जीतने वाला ये प्रथम व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा, जो कि व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता हो। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। प्रश्न एसआई में आया हुआ है और इसकी जो ऊंचाई की बात करें तो ये 300 मीटर से जो ज़्यादा देखने को मिल जाती है इसकी ऊंचाई। और मध्य प्रदेश का जो सबसे निम्नतम बिंदु है वो नर्मदा घाटी ही है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की, और सबसे हाईएस्ट पीक जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंचा भाग है वो कौन सा है, धूपगढ़ है। और इसकी ऊंचाई जो है 1352 मीटर हमें देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि वह खिलाड़ी जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये सभी दिए जा चुके हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। इन चारों पुरस्कारों से जो सम्मानित व्यक्ति हैं उस व्यक्ति का नाम क्या है, पुलेला गोपीचंद जो है वह व्यक्ति हैं जिन्हें ये सभी पुरस्कार दिए जा चुके हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की दरार घाटी नहीं है। जब दरार घाटी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जब दरार घाटी देखेंगे तो नर्मदा नदी जो दरार घाटी में बहती है और साथ ही साथ ताप्ती नदी जो है नर्मदा के समांतर बहती है वह भी है। परंतु नर्मदा के जो इस प्रकार से जाती है दूसरी तरफ को, नर्मदा के साथ ही निकलती है, यानी कि अमरकंटक एक ही स्थान से निकलती हैं, तो यह भी जो है दरार घाटी में हम मान सकते हैं। लेकिन चंबल घाटी जो है इससे संबंधित नहीं होगी, तो चंबल घाटी जो है दरार घाटी में नहीं बहती है, ध्यान रखिएगा। जब चंबल नदी की बात करते हैं तो यह 965 किलोमीटर लंबी नदी है और यह जो है
यमुना की सहायक नदी है और यह मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान से निकलती है, जो कि जाना पाव पहाड़ी, जहाँ पर महू में जाना पाव पहाड़ी है, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइएगा। तो बड़वानी की जो बड़वानी जिले का, देखिए इस प्रकार से प्रश्न आते हैं मैपिंग से। मैं जानबूझ करके ये परीक्षा का नाम लिखा हुआ है ताकि आप जो है इस बात पर बिलीव करें और मैपिंग को जो है बहुत अच्छे से क्लियर करने का कार्य करें कि बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिला कौन सा है। तो अधिकांश लोग क्या बताएंगे, खंडवा की ओर जाएंगे, परंतु इसका सही जवाब क्या है, धार है। इसे एक बार जो है मैप में देख लेते हैं ताकि क्लियरिटी हो जाए। ये देखिएगा यहाँ पर जो मैप लगा हुआ है, शायद इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पर मैं जो जूम कर देता हूँ और लिख देता हूँ कि ये वाला जो ये क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है आपका, ये क्या है, ये बड़वानी है, ये बड़वानी वाला क्षेत्र है। और ये ऊपर जो है ये धार वाला क्षेत्र है, ये धार है। इधर झाबुआ है, ये अलीराजपुर है। और यह जो है आपका खंडवा खरगोन है, ये खंडवा है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे बड़वानी के ऊपर कौन सा जिला पड़ता है, उत्तर की ओर धार जिला पड़ता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे और अगला प्रश्न है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है कौन सी जो है चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो क्षिप्रा देखेंगे, यह उज्जैन से निकलती है और मंदसौर के पहले ही ये मिल जाती है, किसमें, आपकी चंबल में मिल जाती है। काली सिंध देवास से निकलती है और यह भी जो है ये कहाँ से निकलती है, देवास से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। पार्वती जो है ये सीहोर के आष्टा सीहोर से निकलती है, यह भी चंबल में मिल जाती है। और ये जो बेतवा नदी है यह आपकी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान दोनों राज्यों से सीमा साझा करता है। तो गुजरात और राजस्थान से जो सीमा साझा करने वाला जिला है वो है आपका झाबुआ जिला। और गुजरात और महाराष्ट्र से जो है कौन सा जिला सीमा साझा करता है, अलीराजपुर। रतलाम राजस्थान से, मंदसौर भी राजस्थान से सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि भोपाल जो है आपका ये जिला कब बना हुआ था। तो इसका सही जवाब है 2 अक्टूबर 1972 को जो है भोपाल जिला बना हुआ था। ये मध्य प्रदेश का पहला जिला है जो कि पहली बार जो है गठन किया गया था मध्य प्रदेश में। पहले भोपाल जिला नहीं होता था, पहले क्या होता था, यह सीहोर जिले की जो है एक तहसील हुआ करता था और अब जो है वर्तमान में ये 1972 से जिला बन गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबद्ध है। तो आपका जवाब होगा कि तांबा से ये संबंधित है और बालाघाट में यह खान स्थित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नया संभाग नर्मदापुरम किस तिथि को जो है अस्तित्व में आया था, यानी कि बना था। तो आपका जवाब क्या होगा, 27 अगस्त 2008 को जो है यह बना हुआ था। अभी जो है पहले इसे होशंगाबाद कहा जाता था, वर्तमान में अभी जो 2020 के आसपास इसका नाम जो है नर्मदापुरम किया गया है। यह जो है होशंग शाह के नाम पर है। होशंग शाह जो है मालवा में एक मुस्लिम शासक हुए थे, उन्हीं के नाम पर था होशंगाबाद। अगला प्रश्न है, गुजरारी, तो ऐसा कोई ये शब्द नहीं है, इसका वास्तविक जो सही नाम है वो है आपका गुजरी महल। गुजरी महल की प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो गुजरी महल का निर्माण राजा मान सिंह तोमर द्वारा करवाया गया था, जो कि उनकी एक गुजरी रानी थी जिनका नाम था क्या, मृगनयनी। उनके लिए इस महल का निर्माण जो है कहाँ पर, ग्वालियर के किले में जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा नगर NH3 पर स्थित है। तो इसे थोड़ा सा संशोधन करेंगे क्योंकि नेशनल हाईवे बदल चुके हैं। NH3 का जो है नया नाम आपका NH46 हो चुका है। जहाँ से NH3 जाता था वहीं से NH46 जाता है। तो उस जगह पर जो है ये महू नगर स्थित नहीं है, बाकी सभी सेंधवा बड़वानी जिले में पड़ता है, सारंगपुर विदिशा में पड़ता है, सुजालपुर जो है शाजापुर के आसपास पड़ता है, लेकिन महू जो है इस पर स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, इंदौर जिले में महू स्थित है, आप जानते हैं। तो महू का नामकरण जो है किसके नाम पर, इसे अम्बेडकर नगर कर दिया गया था। यह कब किया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक 2016 में आया है और यह नाम जो है 2003 में किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात जो है 1000 से अधिक है? तो दिए गए ऑप्शन में अगर बात करेंगे तो आपका डिंडोरी जिले में जो है 1000 से अधिक है। एक हो जाएगा बालाघाट और एक हो जाएगा अलीराजपुर, बालाघाट, अलीराजपुर और डिंडोरी, मंडला, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों का लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के वही सबसे अगर कम लिंगानुपात पूछे वो भिंड जिले का है, 837 है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नहीं रहे हैं? तो मुख्य सचिव की बात करें आरपी नायक के, पी के नरोन्हा जो है ये जो है नहीं रहे हैं। आरपी नरोन्हा रहे हैं लेकिन पी के नरोन्हा नहीं रहे हैं। आरपी नरोन्हा ये रह चुके हैं, पी के नरोन्हा नहीं रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो देखिए मध्य प्रदेश जिला योजना समिति की जब बात करते हैं तो जो 74वां संविधान संशोधन था और 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगरीय निकायों का क्या किया गया था, गठन किया गया था। इन्हीं नगरीय निकायों के तहत जो है जिला स्तर पर बेहतर कार्य करने के लिए जिला योजना समिति बनाई गई थी और इसका प्रावधान आर्टिकल 243 से जेड डी में जो है क्या मिलता है, प्रावधान देखने को मिल जाता है जेड डी में। और यह जो है 1995 में मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। इसका जो सचिव होता है वो कौन होता है? जिला कलेक्टर इसका सचिव होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है तेजस्विनी ग्रामीण सशक्तिकरण कार्यक्रम को वित्तीय सहायता कौन सा संगठन देता है? तो ये तेजस्वी जो ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए एक संगठन है और इसके लिए जो है वर्ल्ड बैंक सहायता देता है और वर्ल्ड बैंक के लिए डायरेक्ट ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो वर्ल्ड बैंक की ही ये एक इकाई है, आईफेड, इंटरनेशनल फाइनेंस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ऐसा करके पूरा नाम है। तो इसके द्वारा इसे जो है दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये 2010-11 की जो है योजना है और इसका उद्देश्य था कि अगर 500 से कम सामान्य आबादी और 250 से कम जनजातीय आबादी है किसी गांव में तो वहां के लिए पक्की सड़क बनवाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि भोपाल से दूरस्थ जिला कौन सा है? तो ये देखिए 2016 में आया हुआ है डेयरी एग्जाम में। भोपाल से दूरस्थ जिला है, दिए गए ऑप्शन में देखेंगे तो मैप में देखिएगा सिंगरौली जो है आपका सही हो जाएगा। अगर देखेंगे मैप कहाँ गया आपका, रहे तो यहाँ पर है, ये देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा कौन सा है, इधर जो है ये भोपाल है, इधर ये भोपाल है और इधर से देखेंगे दूरी तो अलीराजपुर काफ़ी नज़दीक पड़ता है। ये है अलीराजपुर, इधर अलीराजपुर है और इधर ये है आपका सिंगरौली, इधर ये बालाघाट है। तो बालाघाट भी काफ़ी नज़दीक है, अलीराजपुर नज़दीक है, सिंगरौली सबसे दूरी है। आपका यही क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा प्रश्न कौन सा था, ये है भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी और दोराब जी जो टाटा साहब थे, दोराब जी टाटा इसके क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे और 1988 में हॉकी ने जो है अपना फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था इस संगठन की स्थापना के बाद में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए जब पेरिस ओलंपिक की बात करते हैं तो इसमें भारत जो है कुल 6 पदक जीत करके कितने स्थान पर था, 71वें स्थान पर था। और वहीं जो है तो आप ध्यान रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 जो आपके 33 नंबर के ये ओलंपिक थे, कुल 6 पदक यहाँ पर जीते हुए थे। नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता हुआ था भाला फेंक में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंटरनेट पर कंप्यूटर में जानकारी के समुच्चय को क्या कहा जाता है? यानी कि इंटरनेट पर जो है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी जानकारी होती है, उसके समूह को वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं या WWW इसी को कह देते हैं। इसका आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। टिम बर्नर्स-ली द्वारा जो है इसका आविष्कार किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अर्धचालक में अशुद्धियों को मिलाने की विधि को क्या कहते हैं? तो अर्धचालक आप जानते हैं जो कंप्यूटर डिवाइस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितनी भी होती हैं
और उनका जो मदरबोर्ड बना होता है उसको बनाने में क्या किया जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। जो कि सही तरीके से ये कार्य कर सकें, इसलिए इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं और उसको मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि कौन सा साधन है जो खोज सेवा, ईमेल, समाचार, स्टॉक मूल्य, मौसम, खेल इत्यादि की जानकारी सुविधाएं प्रदान करता है। तो वो जो साधन है आपका पोर्टल होता है, पोर्टल में सभी जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अवांछित जंक ईमेल को सामान्यतः किस शब्द से संदर्भ किया जाता है? तो इन्हें जो है स्पैम कहते हैं। जो फालतू के ईमेल आते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पैम कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर जानबूझकर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर जानबूझकर कंप्यूटर में फैलता है और विघटनकारी होता है, वह क्या है, वायरस कहलाता है। और वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो है इसका पूरा नाम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक जब डिवाइस पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है होती है इस प्रकार की, और इसमें जो है 3 आधार होते हैं, इसलिए इसे ट्रांजिस्टर कहा जाता है। एक बेस होता है, एक कंडक्टर होता है और एक और होता है। तो इस प्रकार से इसे जो है ट्रांजिस्टर होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। और इसका आविष्कार जो है बैरडीन, ब्रेटन और शाक्ले तीनों लोगों ने मिलकर किया था। तो इन सभी का जो है सही जवाब हो जाएगा। साइबर क्राइम की 2 आवश्यक विशेषताएं कौन सी हैं? तो साइबर क्राइम की जो आवश्यक विशेषताएं हैं वो है आपका अपराधी कंप्यूटर स्किल और पीड़ित कंप्यूटर में ज्ञान का अभाव। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है? ध्यान रखिएगा, किस रूप में, अनाधिकृत रूप से कह रहा है, यानी कि उसे अधिकार नहीं है फिर भी प्रवेश करता है। तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है, हैकर होता है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है, जब किसी वेबसाइट पर नकली ट्रैफिक की बाढ़ के जाने के कारण ग्राहक उसे प्रवेश ना कर पाए, उसे क्या कहते हैं? कई बार आपने देखा होगा कि इंटरनेट पर कुछ चीज़ सर्च करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है वहाँ पर ऐड आ जाता है कि चीज़ें हम जो है वास्तव में जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इतिहास विषय का प्रश्न है, अब बाब से तात्पर्य बताइएगा। तो अब बाब से क्या तात्पर्य है, ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। जो सामंत होते थे और सामंतों द्वारा लिया जाने वाला अतिरिक्त जो कानूनी प्रभार होता था उसी को क्या कहते थे, अब बाप कहा जाता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से फिरोज शाह तुगलक की नहर योजना का विस्तृत वर्णन किसमें मिलता है? तो फिरोज शाह तुगलक की जो है नहर योजना का विस्तृत विवरण जो है हमें तारीख फिरोज शाही में देखने को मिल जाता है। और तारीख फिरोज शाही की रचना सैयद भरे जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि शहर से दूर आकर्षक लगते हैं, जो है मतलब एक इतिहासकार का ये स्टेटमेंट है कि शहर जो है दूर से आकर्षक लगते हैं, परंतु अंदर प्रवेश करते ही सारी भव्यता संकीर्ण गलियों एवं भीड़ की हड़बड़ी में खो जाती है। मुगलकालीन भारत के शहरों के बारे में उपयुक्त टिप्पणी किसके द्वारा की गई थी? तो यह टिप्पणी याद रखिएगा फादर मॉन्सरेट के द्वारा की गई थी। ट्रेवेर्नियर जो है ये शाहजहाँ के समय पर आने वाला फ्रांस का एक यात्री था। इसने सती प्रथा का बहुत निर्दयता से वर्णन किया है कि भारत में सती प्रथा किस प्रकार से महिलाओं को जलाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था? ध्यान रखिएगा, एक समय ऐसा आया था कि शेरशाह सूरी का शासनकाल जो है अपने न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन एक पहलू ये भी है कि शेरशाह सूरी ने जो है भ्रष्टाचार को वैध कर दिया था राजस्व विभाग में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग का सिद्धांत दिया था? तो पुष्टि मार्ग का सिद्धांत जो है वल्लभाचार्य ने दिया था, और इसे दूसरे रूप में जानते हैं कि जिसे हम शुद्धाद्वैतवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शुद्धा द्वैतवाद।
शुद्धाद्वैतवाद भी इसे जो है कहा जाता है। किसे? पुष्टि मार्ग को वल्लभाचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उस संत का नाम बताइए जिसने खड़ी बोली मुक्तकों की रचना की थी। तो ध्यान रखिए, दादू दयाल जो है ये महाराष्ट्र क्षेत्र के, मराठी क्षेत्र के क्या थे, फेमस संत थे। उनके द्वारा जो है खड़ी बोली में मुक्तक छंदकों की रचना की गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द इंडियन सैंडहर्स्ट कमेटी किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो इसे जो है स्कीन कमेटी के नाम से जाना जाता है और यह सेना के उद्देश्य से गठित की गई थी और जो है इसकी स्थापना 1925 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भगत सिंह ने लगभग 6 माह तक किस छद्म से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा हुआ था? भगत सिंह ने 6 माह तक किस छद्म नाम से प्रताप नामक हिंदी पत्रिका में लिखा था? यानी कि हिंदी पत्रिका वह प्रताप के जो है संपादक रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना वास्तविक नाम भगत सिंह नहीं बताया हुआ था। वह कौन सा नाम था जो उस नाम के रूप में वे चलते थे? तो वह नाम था बलवंत सिंह। क्या नाम था? बलवंत सिंह जो है उनका नाम था, उस पत्रिका निकाल रहे थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें से 1917 में महात्मा गांधी के साथ चंपारण कौन नहीं गया था? तो 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी गए हुए थे और उनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जे.बी. कृपलानी गए थे, लेकिन एनी बेसेंट जो है नहीं गई हुई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप सही जवाब देंगे कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कौन सा सदस्य पदेन सदस्य नहीं होता है? तो 7 पदेन सदस्य होते हैं। इसमें सभी आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं, लेकिन इसमें जो विधि आयोग दिया हुआ है उसके अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य नहीं होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो, उनका कार्यकाल वर्तमान में 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष तक होता है। यानी कि उनकी जो है समाप्त होने का कार्यकाल, समाप्त होने का जो उम्र होता है वो 70 वर्ष है और 3 साल तक वे पद पर बने रह सकते हैं। इसमें ऑप्शन नहीं होगा शायद ये, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है ये। 370 नहीं है, 370 आप याद रखिएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो भारत को जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत 2 नामों से जाना गया है। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, ऐसा कहा गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू हुआ था? ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की शब्दावली दी गई है और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ये समाजवादी शब्द जो है बाद में आया हुआ था, 1976 में जोड़ा गया था, तो जहाँ पर ये दिया है वो नहीं होगा। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जो है आपका बाद में जोड़ा गया था, ये भी आपका 1976 में ही जोड़ा गया था, तो ये भी नहीं होगा। तो यानी कि इधर ये है तो ये वाला गलत हो गया, इधर ये है तो ये गलत हो गया, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितनी है? 82 डिग्री 30 है, पूर्वी दिशांतर है। क्या है? पूर्वी दिशांतर है। और यह जो है कुल जो है 5 राज्यों से गुजरती है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर जो है ये मध्य प्रदेश में जाती है, देन इसके बाद छत्तीसगढ़ में जाती है और छत्तीसगढ़ के बाद में यह उड़ीसा में जाती है और इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में जाती है। 5 राज्यों से जाती है। तो कहता है कौन से नहीं गुजरती है? तो नहीं में जो है आपका महाराष्ट्र सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर के गुजरती है? तो जहाँ से भारत में प्रवेश करती है तो वो नगर जो है इलाहाबाद नैनी के पास से प्रवेश करती है और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर अभी चित्र में आगे देखने को मिल जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर राज्य जो है कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कुल 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से और भारत के विश्व के 18 देशों से गुजरती है। 23.5 डिग्री जो है ये कर्क रेखा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सा शहर है जो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है? तो ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा,
सबसे जो नज़दीक है वो है आपका अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। दूसरे नंबर पर गांधीनगर है। तो इन्हीं के आधार पर देखिएगा। फिर जबलपुर पड़ता है आपका। तो ऑप्शन देखेंगे हमारा, तो यहाँ पर जो है पहले नंबर में क्या पड़ता है, अगरतला पड़ता है नंबर 1 में। उसके बाद जो है आपका गांधीनगर पड़ता है। तो अगरतला और गांधीनगर नहीं है। तीसरे नंबर में क्या पड़ता है, जबलपुर पड़ता है। तो जबलपुर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे आप, ये है हमारा मैप। और इसमें देखेंगे, अगर सिक्किम से गुजरने वाली रेखा को इस प्रकार से मिलाया जाता है तो आप देखेंगे कि यह राजस्थान के समकक्ष गुजर रही है, यूपी से भी गुजर रही है, लेकिन यूपी हमारे ऑप्शन में है नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इधर देखेंगे पंजाब, तो हिमाचल प्रदेश पंजाब ये बहुत ऊपर पड़ जाते हैं, जम्मू कश्मीर भी। तो राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा कि जो रेखा सिक्किम से गुजरती है वह राजस्थान से भी गुजरती है। ये चीज़ हमने यहाँ पर मैप में भी देखी हुई है। तो इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स क्या किया हुआ है, आज के जो प्रश्न देखे हुए हैं। हालांकि मन नहीं था क्लास लेने का, लेकिन जो है करवाने का जो कंटिन्यू बनी रहे, इसलिए जो करवा दिया है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो उसमें ज़्यादा गौर करने की बात नहीं है। जो है स्वास्थ्य हेल्थ जब है गला सही हो जाएगा तो उसके बाद में हम चीज़ें जो है पुनः से अपनी करवाएंगे। चलिए, धन्यवाद।